हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बीए फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर के एक और क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। और आप पीछे के कई साल के क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो कई बार क्या होता है, जो छोटे क्वेश्चन है बड़े क्वेश्चन है रिपीट होते रहते हैं। तो आप अगर ये 2-3 क्वेश्चन पेपर भी हमने सोल्व किए हैं या आपको बताए हैं, अगर इनको भी ध्यान से करेंगे तो फिर भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ये हमारा 2023 का क्वेश्चन पेपर है 6 सेमेस्टर का। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, यूरोप के देशों में इसकी उत्पत्ति और प्रसार का विवरण कीजिए। तो इसमें औद्योगिक क्रांति आपको देनी है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ आप बताओगे, इंट्रोडक्शन आप बताओगे, उत्पत्ति कैसे हुई, वो विकास कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी है। सेकंड क्वेश्चन है साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं, यूरोपीय साम्राज्यवाद के उदय के लिए उत्तरदायी कारण बताइए। तो साम्राज्यवाद थोड़े पिछला भी आप देख रहे हैं, 2021 का भी देख रहे हैं, तो साम्राज्यवाद कई बार आपका रिपीट होकर के आता है। तो साम्राज्यवाद क्यों आया यूरोपीय देशों में, उसके रीजन पूछ रखे हैं, विकास नहीं पूछ रखा है इसमें, और साम्राज्यवाद का पूछ रखा। तो औद्योगिक क्रांति बेटर रहेगा अगर आप इसको करेंगे तो यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन, इंग्लैंड में उदारवाद। आप देखिए हर क्वेश्चन पेपर अभी तक हमने 2 या 3 करके देखे हैं। उदारवाद आपका बहुत बार रिपीट होकर के आया हुआ है, इतना मुश्किल भी नहीं है अगर याद करोगे तो। फिर 1917 की रूसी क्रांति के कारण आए हुए हैं आपका, ये भी आसान है अगर आप उदारवाद की बजाय आप रूसी क्रांति करना चाहते हैं तो। थर्ड यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड यूनिट है भाई 1911 की चीन की जो क्रांति है उसके कारण और घटनाएं पूछ रखी हैं। तो चीनी क्रांति जो है कभी रेयर ही आती है, तो यहाँ चीनी क्रांति आई हुई है 1911 की, वो आपको बतानी है। फिर उसके बाद अब प्रथम विश्व युद्ध के कारण और घटनाएं हैं। तो इसमें देखिए अगर इन दोनों में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है, जैसे कहते हैं कि अब लेंथी हमें करना है, अच्छे से पॉइंट हमें चाहिए, तो आपको प्रथम विश्व युद्ध में क्या है, कारण और घटनाएं इसमें पूछ रखी हैं। तो कारण आप अच्छे से जितने भी पॉइंट बनते हैं उसमें से 10-12 आप पॉइंट बताओ उसके अलावा घटनाओं को आप क्या कर सकते हो, अलग अलग हेडिंग ना डाल के उसको इकट्ठा एक तरीके से आप घटनाओं को बता सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका मैप वाला है। मैप में क्या पूछ रखा है, यूरोप के मानचित्र में फ्रांसीसी क्रांति पूछ रखी है और इटली का पूछ रखा है। दोनों ही मैप आसान हुए हैं, मुश्किल नहीं है इसमें, जर्मनी का नहीं है आपका। तो आप कोई सा भी कर सकते हैं जो आपको अच्छे से आता है वो। वैसे भी 4 मैप हैं तो कम से कम इटली, फ्रांसीसी क्रांति और कृषि क्रांति तो आपको कर ही लेना चाहिए अगर जर्मनी का अच्छे से समझ में नहीं आता। नहीं तो आप जर्मनी के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर अगर हम बात करें छोटे क्वेश्चन के तो हिटलर है, ड्यूमा है, ऑर्थर यंग है, दास कैपिटल है, नेशनल कन्वेक्शन है और यंग इटली है, द्वितीय विश्व युद्ध और काबुल। तो यहाँ ये छोटे जो क्वेश्चन हैं इनके हमने करने का प्रयास किया है, तो उनको देख लेते हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले हिटलर है भाई। अब देखो 2-3 जितने भी क्वेश्चन पेपर हम उठा के देख रहे हैं, कहीं हिटलर आ रहा है, कहीं आपका मैन कैम्प आ रहा है। वो मैन कैम्प क्या है, मेरा संघर्ष हिटलर की आत्मकथा है। तो आपके दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको हिटलर का पता ही है कि नाजी दल का प्रमुख ये था, और नाजी दल का पूरा नाम इन्होंने दे रखा, राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी, नाजी पार्टी भी इसको कह करके पुकारा जाता है। ये जर्मन तानाशाह ये थे नाजी पार्टी का विकास इन्होंने किया, और इन्हीं के कारण द्वितीय विश्व युद्ध भी होता है। 1933 से 1945 तक ये तानाशाह रहते हैं और लास्ट में क्या है, आत्महत्या कर लेते हैं भाई। तो हिटलर आए, मैन कैम्प आए, दोनों चीज़ें हैं भाई, दोनों मैंने करवा दी हैं। तो कोई सा भी क्वेश्चन आता है आप ये कर सकते हो भाई, दोनों आपको याद कर लेने चाहिए, ये मैन कैम्प है या मेरा संघर्ष है या हिटलर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ड्यूमा है भाई। तो ड्यूमा की अगर बात करें, ये ड्यूमा है भाई संसद, और कहाँ की संसद है, रूस की संसद है भाई ड्यूमा। अगर हम बात करें तो रूसी है, और इसमें क्या है 1905 की रूसी क्रांति हो रही है, या जार निकोलस द्वितीय का शासन है, तो उसकी स्थापना की गई थी, राजा को सलाह ये देती थी। तो ड्यूमा का भी बहुत बार पूछ लिया जाता है आपसे। अब देखो अकेले ड्यूमा नहीं, आपसे जार निकोलस द्वितीय भी पूछा जा सकता है। मैंने कहा ना स्पेसिफिक नाम पूछ लिए जाते हैं, कई बार करैक्टर पूछ लिए जाते हैं, जैसे हिटलर पूछा, बिस्मार्क पूछा, काबुर पूछ लेते हैं, जार निकोलस द्वितीय पूछ लेते हैं, या लुई 16वां आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जार निकोलस द्वितीय अगर आपसे कोई पूछे तो ये रूस का जार यानी शासक था भाई, और इसके टाइम पीरियड में बहुत सी ऐसी गलत चीज़ें हुए, शोषण हुआ, जिसके कारण रूस में क्रांति होती है। तो ड्यूमा क्या है, रूस की संसद है भाई। और 2-3 चीज़ें आप इसके बारे में बता सकते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना है भाई वो है ऑर्थर यंग। तो ऑर्थर यंग के बारे में बात करें, ये भाई कृषि क्रांति से संबंधित है। कृषि क्रांति में बहुत से परिवर्तन ये लेकर के आए, क्रांति में इन्होंने योगदान दिया। इन्होंने बाड़बंदी और खुले खेतों को कैसे बंद किया जाए, चकबंदी की जाए, उसके बारे में ये बात करते हैं। कृषि क्रांति से संबंधित ये हैं भाई। और यहाँ देखिए एक चीज़ तो ये है ही आपकी बाड़बंदी और इसके बारे में बता रहे हैं। उसके अलावा क्या है, अगर ऑर्थर यंग के बारे में बात करें तो आपका 2 नंबर में एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, ये बुक का आ सकती है इसकी, एनाल्स ऑफ द एग्रीकल्चर, ये भी आपके 2 नंबर में पूछी जा सकती है। तो ये क्या है, इस शीर्षक से इन्होंने ऑर्थर यंग ने क्या किया था, एक पत्रिका का प्रकाशन किया था भाई। तो आर्थर यंग क्या है, कृषि क्रांति से संबंधित बहुत से सुधार, चकबंदी, बाड़बंदी के बारे में बताया और इन्होंने ये पत्रिका जो है ये इन्होंने प्रकाशित की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा दास कैपिटल। हमने बताया ना कि कोई भी करैक्टर आपसे या कोई भी बुक आपसे पूछी जा सकती है, तो दास कैपिटल है भाई ये, और कार्ल मार्क्स ने इसकी रचना की थी। अब देखो दास कैपिटल आए या कार्ल मार्क्स आए, कार्ल मार्क्स भी आपका 2 नंबर में आ सकता है भाई। तो दास कैपिटल पुस्तक इसने लिखी है, इसमें पूंजीवाद के बारे में, मजदूर वर्ग का जो शोषण है उससे मुक्ति कैसे मजदूर वर्ग प्राप्त कर सकता है, उन विचारों के बारे में बताया गया है। तो दास कैपिटल भी याद रखना और कार्ल मार्क्स भी याद रखना भाई। कार्ल मार्क्स आए तो दास कैपिटल की रचना उन्होंने की, मजदूरों के शोषण से मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकती है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये सारी बातें कार्ल मार्क्स के बारे में आप बता सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा नेशनल कन्वेंशन भाई। ये क्या है, फ्रांस की क्रांति के टाइम पीरियड में भी, फ्रांस में क्या था, शासक था लुई 16वां 1789 के टाइम पीरियड में। तो क्या है, उनका बहुत ज़्यादा शोषण जनता का हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, क्रांति करते हैं शासक के खिलाफ और क्या करते हैं, सत्ता परिवर्तित करते हैं। तो नेशनल कन्वेंशन फ्रांस के साम्राज्य के संविधान की एक सभा थी भाई। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ये बनी थी, 3 वर्षों तक ये बनी रही भाई। फ्रांसीसी प्रथम गणराज्य की संविधान सभा इसको कहा जाता है। 2 वर्षीय राष्ट्रीय संविधान सभा और 1 वर्षीय विधानसभा इस टाइम पीरियड में बनी थी। तो ये आप इसके बारे में, नेशनल कन्वेंशन के बारे में हमने 4-4, 5-5 लाइनें बता रखी, कोई भी 2 लाइनें आप बता सकते हो। तो 1792 में जो विद्रोह चल ही रहा था, क्रांति चल ही रही थी उस टाइम पीरियड में, क्या कभी संविधान सभा, कभी राष्ट्रीय सभा, कभी नेशनल कन्वेंशन, वो बनती जा रही थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है यंग इटली। ये यंग इटली 2-3 बार रिपीट हो चुका है भाई आपका। यंग इटली आए, जोसेफ मैजनी आए, दोनों क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। यंग इटली की रचना किसने की थी, जोसेफ मैजनी ने की थी। 1831, 1830 भी मिल जाता है कई बार। ये क्रांतिकारी संगठन था, इसमें युवा वर्ग को मैजनी ने भर्ती किया और इसने क्या किया, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान इसने दिया था। तो आपसे यंग इटली पूछें या जोसेफ मैजनी पूछें तो दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके नॉन स्टॉप कई बार रिपीट होकर के आ रहे हैं भी। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान ये व्यक्ति देता है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है द्वितीय विश्व युद्ध। अभी देखो पीछे हम देख रहे थे प्रथम विश्व युद्ध पूछ रखा था, अब द्वितीय विश्व युद्ध पूछ रखा है आपसे। तो द्वितीय विश्व युद्ध क्या है, 1939 से 1945 तक चला था और इसमें 2 गुट थे। एक तरफ ध्रुवीय राष्ट्र थे जिसमें जर्मनी, इटली, जापान था, और एक तरफ मित्र राष्ट्र थे जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ये सारे थे। इनके बीच में हुआ था और लास्ट में ध्रुव जो राष्ट्र हैं वो पराजित हो जाते हैं भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है काबुल भाई। तो काबुल के बारे में हम बात करें तो ये इटली का प्रमुख व्यक्ति है, राजनेता ये है और इटली के एकीकरण में योगदान देता है। और विक्टर एमैनुअल जो है पिडमोंट सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ था, ये इटली का राज्य था भाई। तो विक्टर एमैनुअल भी आपका 2 नंबर में पूछा जा सकता है और ये क्या करता है, काबुल को प्रधानमंत्री बनाता है और काबुल इटली के एकीकरण में योगदान देता है। तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के, वो सारे के सारे यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। अच्छे से तैयारी करो, नॉन स्टॉप क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। बेस्ट ऑफ लक भाई।